वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 8 का विज्ञान का जो मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने जो कक्षा 8 का विज्ञान का मॉडल पेपर 1 है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट के द्वारा उसको भी देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम जो मॉडल पेपर 2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों पहला सवाल है जिसके अंदर हमें 8 एबेसिडर पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न हमारा 1 नंबर का होने वाला है। पहला सवाल है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बच्चों उसमें खाद और उर्वरक दोनों मिलाया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा बच्चों? खाद मिलाया जाता है। वन उन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि हो रही है वह कौन सी गैस है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल मतलब बच्चों जो वर्षा के दिनों में बोई जाती है। तो बच्चों कौन सी फसल है? गेहूं सर्दियों में बोया जाता है, मटर भी सर्दियों में, चना भी सर्दियों में। तो मक्का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर खरीफ की फसल है। गेहूं, मटर और चना क्या है बच्चों? ये सब रबी की फसल है। अगला सवाल है, अक्षय प्राकृतिक स्रोत। तो बच्चों सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? सूर्य। तो सूर्य का प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बच्चों मरहम बनाने में भी किया जाता है, मोमबत्ती में भी किया जाता है और वेसलिन बनाने में भी किया जाता है। तो उपयोग तो सभी क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। कांच की आवेशित छड़ प्लास्टिक की आवेशित तो एक दूसरे को क्या करेगी बच्चों? आकर्षित करेगी, क्योंकि जब भी एक प्लस और एक माइनस, जब भी बच्चों अलग अलग आवेश हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान आवेश हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रतिकर्षण होगा। अगला है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी कितनी है? तो बच्चों कम से कम कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए बच्चों? 25 सेंटीमीटर। अगर अनंत की बात करें तो बच्चों अगर दूरस्थ बिंदु की बात करें तो वो अनंत होता है। जब दर्पण के पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब पर पड़ती है तो परावर्तित होती है। तो परावर्तन के बाद बच्चों उसी दिशा में लौट जाती है। परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में चली जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर कोई किरण अभिलंब पे आ रही यानी 90 डिग्री पे आ रही तो उसी दिशा में क्या होती है बच्चों? वापस लौट जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली क्यों नहीं होते? प्रतिजैविक यानी बच्चों एंटीबायोटिक। क्या हो जाएगा बच्चों? एंटीबायोटिक। बायोटिक यानी बच्चों क्योंकि सर्दी जुकाम व फ्लू रोग के कारक वायरस है। बच्चों किससे फैलता है? ये दोनों जो सर्दी जुकाम होता है और फ्लू होता है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, जिन पर प्रतिजैविक औषधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी सर्दी जुकाम और फ्लू वायरस से फैलने वाली बीमारी है जिसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। इसलिए बच्चों जो भी प्रतिजैविक यानी जो भी आप दवाई काम में लेते हो वो उस पर प्रभावशाली नहीं होती है। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है। सुचालक का मतलब जिससे विद्युत का प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से हो सकता है। एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि उष्मा एल्यूमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है। यानी आप आग जलाते हो तो जो भी उष्मा बनती है वो किस में चली जाती है बच्चों? एल्यूमिनियम में। और कागज का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है। तो बच्चों एक वर्ड है यहाँ पर कि ज्वलन ताप। वह ताप पर जिस पर कोई भी वस्तु जलने लग जाती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ज्वलन ताप। यानी किसी भी चीज को अगर आपको जलाना है तो उस चीज का जो ताप है वो ज्वलन ताप से अधिक होना चाहिए। जितना अधिक होगा तभी वो वस्तु जल पाएगी, बाकी नहीं जल पाएगी। अगला है बच्चों यहाँ पर अगर बात करें कि शुक्राणु में पूंछ किस प्रकार होती है? तो बच्चों शुक्राणु किसके अंदर पाए जाते हैं? नर के अंदर। अगर हम अंडाणु की बात करें तो ये किस में पाया जाता है बच्चों? मादा में पाया जाता है। तो शुक्राणु में पूंछ गति करने में सहायता होती है। यानी पूंछ के मतलब हो गया कि बच्चों गति करने में उसको आसानी होगी। इसकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है कि बच्चों नर के अंदर तो क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। और मादा के अंदर क्या पाया जाता है? अंडाणु। तो बच्चों इसके अंदर पूंछ होगी तो ये आसानी से कहां तक पहुंच पाएगा? अंडाणु के पास पहुंच पाएगा, जिससे निषेचन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। इसी तरह के आयाम से आप क्या समझते हैं? तरंग के आयाम से तरंग संचरण के कारण माध्यम के कणों का अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है बच्चों? आयाम कहलाता है। जैसे ये है तो ये बच्चों ऊपर होना, नीचे होना, ये अत्यधिक विस्थापित होना, यानी अधिकतम और न्यूनतम विस्थापन क्या कहलाता है बच्चों? उसका आयाम कहलाता है। अगला बच्चों खंड ए है, स्तंभ ए है, इसको हमें स्तंभ बी से मिलाना है। चलो मिला लेते हैं कौन कौन सा किससे मिलेगा। सबसे पहले बच्चों है जीवाणु। तो जीवाणु क्या होता है बच्चों? हेजे का कारण है। जीवाणु से क्या होता है? हेजे का कारण है। राइजोबियम बच्चों जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के काम आता है, यानी नाइट्रोजन को वातावरण में बनाने के काम आता है। अगला है बच्चों लैक्टोबैसिलस, यानी दूध को दही में बदलने के काम आता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? लैक्टोबैसिलस।
अगर हम यीस्ट की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये ब्रेड की पैकिंग में, यानी किसी भी चीज को अगर फुलाना हो तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। कोई एक कारण देकर बताइए कि कागज का कोई टुकड़ा पीली ज्वाला के साथ क्यों नहीं जलता है। तो कागज का टुकड़ा पीली ज्वाला के साथ इसलिए नहीं जलता है क्योंकि ऑक्सीजन की उपलब्धता अपर्याप्त होने के कारण उसका दहन अपूर्ण होता है, यानी जो बच्चों पूरा जल जाता है उसका पूर्ण दहन होता है, जो पूरा नहीं जलता उसका अपूर्ण दहन होता है। तो यहाँ पर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है जिसके कारण उसका बच्चों अपूर्ण दहन होगा, यानी पूरी तरह से जलेगा नहीं। जब कागज का दहन अपूर्ण होता है तो उसे बिना जले कार्बन कण उत्पन्न होते हैं, ये कार्बन कण ज्वाला के साथ उठते हैं और गर्म होकर चमकते हैं। जब गर्म कण चमकते हैं तो पीले रंग का प्रकाश छोड़ते हैं जिसके कारण ही पीली ज्वाला दिखाई देती है, यानी जब उसको ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिल पाती है तो बच्चों जो भी कार्बन है उसका पूर्ण दहन नहीं होगा, इसकी वजह से बच्चों हमें पीली तरह की ज्वाला दिखाई देती है। अगला है बच्चों यहाँ पर कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके हमें रिक्त स्थानों में भरना है। निराई, जुताई, ह्यूमस, मिट्टी और फसल। तो केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट कर क्या करते हैं बच्चों, उसको ह्यूमस की मात्रा बढ़ाते हैं, यानी नमी की मात्रा को बढ़ाने का काम करते हैं। मिट्टी को उलट पुलट करना है तो पोली करना क्या कहलाता है बच्चों, ये जुताई कहलाता है। अगला है फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करते हैं। तो बच्चों जो मिट्टी होती है उससे क्या बनता है, उसको खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगला है खरपतवार हटाने को क्या बोलते हैं बच्चों, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको निराई के नाम से जाना जाता है। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 शब्द में हमें क्या करना है, ये आंसर देना है। पहला है नर पुरुष हार्मोन कौन कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, टेस्टोस्टेरोन। अगर स्त्री की बात करें तो उसमें कौन सा पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, 2 हार्मोन पाए जाते हैं। रजोवृत्ति से क्या अभिप्राय है बच्चों, ऋतुस्राव का अंत। ऋतुस्राव का अंत क्या कहलाता बच्चों, ऋजोवर्ती कहलाता है। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो बच्चों हमें पता है जब अगर एक X एक Y मिलेगा तो भी क्या होगा बच्चों, X यानी लड़की ही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, लड़की, या हम कह सकते हैं कि मादा का जन्म होता है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। बल 2 वस्तुओं के बीच अनन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। बल में केवल दिशा होती है, परिणाम नहीं होता, ये गलत है बच्चों। दिशा और परिमाण दोनों हो सकता है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, ये भी गलत है बच्चों। आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है, यानी अगर आप आटा गूंथ रहे हो तो बल लगा के उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। घर्षण बल ही हमें अपनी सभी क्रियाएं करने के योग्य बनाता है, जरूरी नहीं है बच्चों। कुछ चीजें क्या होती है इसकी वजह से कम भी हो जाती है। वन उन्मूलन से एक और जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ का आना संभव हो सकता है क्या। तो बच्चों पढ़ लेते हैं। वन उन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसका स्तर बढ़ता है, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तापमान भी बढ़ता है और प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। दूसरी ओर वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता और भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। अगला है बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको देख लेते हैं। स्थैतिक घर्षण और सीमांत घर्षण क्या होता है। तो यदि बल लगाने पर किसी वस्तु में गति उत्पन्न नहीं होती है तो इसका अर्थ होता है कि यह कोई समान अथवा विपरीत बल उत्पन्न हो गया है। इस अवस्था में यह स्थैतिक घर्षण कहलाता है। जैसे लगाए गए बल का मान बढ़ता है और स्थैतिक घर्षण का मान भी बढ़ता है। सीमांत घर्षण, यदि हम बल लगाए गए बल को बढ़ते जाए तो घर्षण बल एक सीमांत मान तक बढ़ जाता है। इस सीमांत मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु क्षैतिज पर सरकने वाली होती है। अगला है बच्चों यहाँ पर अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर बच्चों हमें बोला है अगला है बच्चों दोनों में यहाँ पर बोला है कि श्रव्य और पराश्रव्य तरंगे। तो बच्चों श्रव्य का मतलब होता है जब आवृत्ति कितनी हो बच्चों 20 से लगाकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है तो बच्चों वो हमारे सुनने योग्य होती है, वो श्रव्य कहलाती है। जब ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो पराश्रव्य हो जाती है, यानी इससे हम बहरे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा जिन तरंगों से उत्पन्न ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है श्रव्य तरंगे कहलाती। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य द्वारा पराश्रव्य तरंगे नहीं सुनी जा सकती। कुत्ते, चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे को सुन सकते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की भूकंप का चित्र बनाना है और भारत के अति भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से वो भी हमें बताने हैं।
तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले भूकंप का चित्र बनाना है। ये इसका केंद्र हो जाएगा, अभिकेंद्र बोलते हैं। पृथ्वी का पृष्ठ हो गया इसके बाहर वाला, ये क्या हो जाएगा फंकस, और भूमि की तरंगे, यानी जब भी भूकंप आता है तो उसकी तरंगे चारों तरफ फैल जाती है। तो बच्चों आगे वाला पढ़ लेते हैं। भूमि के अपने भारत के अति भूकंप आकर्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं? कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तरी पूर्वी कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी इस खतरे के लिए क्षेत्र में आते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पे कि यदि दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डाला जाए तो क्या होगा? नियमित तथा विशिष्ट परावर्तन में हमें अंतर बताना है। यदि दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डाला जाता है तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। यानी अगर कोई प्रकाश की किरण 90 डिग्री पे आ रही है, उसी पे चली गई तो बच्चों क्या हो जाएगा? आपतन और परावर्तन कोण का मान बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन, यानी परावर्तन के बाद अगर किरणें बच्चों समानांतर हो जाती है एक दूसरे के तो क्या कहलाता है बच्चों? वो नियमित परावर्तन। विसरित का मतलब हो जाएगा कि प्रकाश की किरणें टकराने के बाद किधर भी जा सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों? विसरित परावर्तन हो जाएगा। यह परावर्तन समतल तथा चिकने पृष्ठ पर होता है। यह परावर्तन विषम तथा अनियमित पृष्ठ पर होता है। परावर्तित किरणें एक दूसरे के क्या होती है बच्चों? समानांतर। इसमें क्या हो जाएगी? एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। अगला बच्चों यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न है 23 से लगाकर 25। चलो बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं सभी को। तो यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर कि प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, यानी हमें बताना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, चित्र के द्वारा समझाना है। पुनर्वनरोपण से क्या अभिप्राय है? हार्मोन किस प्रकार कार्य करते हैं, ये भी हमें उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन को हम 2 तरह से बांट सकते हैं। पहले तो बच्चों अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है, यानी कभी भी समाप्त नहीं होंगे, यानी सूर्य का प्रकाश और वायु। समाप्त होने वाले कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ पर वन है, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, और साथ में आ जाएगा बच्चों प्राकृतिक गैस। दूसरा है हमें बताना था कि यहाँ पे वन रोपण से क्या है? पुनर्वनरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो वन वहां पर लगाए गए हैं। यानी बच्चों पुनर्वनरोपण का मतलब है जो पेड़ आपने काटा है, मानो कि आपने आम का पेड़ काटा है तो आपको उसी स्पीसीज वाला पौधा लगाना है। बाकी से आपको जो आपने अगर आम का पेड़ काटा है तो आपको वापस आम का पेड़ ही लगाना है, यानी सेम ही पौधा वापस आपको लगाना होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह से स्रावित होता है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग तथा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। इनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु तथा वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने में सहायता या नियंत्रण करता है। अगला है बच्चों अथवा का सवाल है, कोयले के प्रक्रमण में प्राप्त किन्हीं 2 उत्पादों के नाम और एक उदाहरण दीजिए। जैव मंडल से क्या आशय है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? मानव में जनन काल का निर्धारण कब और कैसे होता है? तो कोयले के प्रक्रमण से उत्पाद कोई 2 बताने हैं, तो बच्चों कोक और कोलतार। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? कोक का। संश्लेषित रंग निर्माण में कोलतार का प्रयोग किया जाता है। और बच्चों पहले सड़कें बनाते थे उसमें भी किसका प्रयोग किया जाता था? कोलतार का, लेकिन आज इसके स्थान पर हम बिटुमिनी का प्रयोग करते हैं। जैव मंडल यह पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन योग्य है, जैव मंडल कहलाता है। यानी बच्चों ये पृथ्वी का वह भाग है जहां पर जीव पाए जाते हैं, यानी जिनके अंदर जीव होता है वो क्या कहलाएगा बच्चों? हमारा जैव मंडल कहलाता है। अगला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। जैव विविधता से आज से किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। आरक्षित क्षेत्रों से हम उस क्षेत्र की जैव विविधता तथा संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्रों भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। बोरोबेरी तथा पचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं। अतः आरक्षित क्षेत्र में क्षेत्र परितंत्र को भी सुरक्षा मिलती है। तो बच्चों जैव मंडल का मतलब हो गया जहां पर बच्चों जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, यानी जो अपने हिसाब से कहीं भी आ जा सकते हैं। मानव में किशोर अवस्था में जब वृषण तथा अंडाशय युग्म उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ 10 से 12 साल की आयु में हो जाता है, जबकि सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता है। यौनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निमोचित होता है।
इस अवधि में गर्भाशय की दीवारें मोटी हो जाती है, जिससे वे अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके तथा फलस्वरूप गर्भाधारण होता है। पुरुषों में जनन काल स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहता है। अगला बच्चों, मादा जनन अंगों के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। अंडाणु की संरचना को सचित्र बताइए। स्नेहक के रूप में प्रयुक्त 3 उत्पादों के नाम लिखिए। नियमित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। मानव मादा जनन अंग, एक जोड़ी तो अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होता है और एक गर्भाशय होता है। अंडाशय द्वारा मादा युग्मक उत्पन्न होते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं। मानव में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। ये एकल कोशिका होती है। एकल कोशिका का मतलब जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है और जिनका जीवन काल छोटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको कोशिका का चित्र बनाना था अंडाणु का। तो बच्चों देखो, स्नेह का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो घर्षण को कम करने के लिए मिलाए जाते हैं, जैसे तेल हो गया, ग्रीज हो गया और ग्रेफाइट हो गया। नियमित परावर्तन, जब किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होती है तो प्रकाश प्रत्येक किरणें एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है, जिसको हम बच्चों ये एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। तो बच्चों ये क्या कहलाता है? हमारा नियमित परावर्तन कहलाता है। मधुमक्खियों में जनन को समझाइए, यानी मधुमक्खियों में जनन किस प्रकार से होता है? क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? मधुमक्खियों के छत्ते में केवल एक ही मधुमक्खी अंडे देती है, जिसे रानी मक्षिका कहते हैं। अन्य सभी मादाएं कर्मी मक्षिका कहलाती है, जिनका मुख्य कार्य छत्ता बनाना, अंडे को देखभाल करना तथा रानी मक्षिका को पर्याप्त भोजन देकर स्वस्थ रखना, जिससे वे अंडे दे सके। यानी केवल एक ही मधुमक्खी होती है जिसको हम रानी मक्षिका के नाम से जानते हैं, जो केवल वो एक ही होती है जो अंडे देती है। नहीं, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है। कोई भी पृष्ठ पॉलिश द्वारा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों के उपयोग द्वारा पूर्णतः चिकना नहीं हो सकता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य पाई जाती है। जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर उसी दिशा में पुनः लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों हम समझ लेते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण। और कोई प्रकाश की किरण अगर 90 डिग्री पर वापस परावर्तित हो जाती है तो उसको बच्चों हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है। जल से विद्युत धारा के प्रवाहित होने के परिपथ के चित्र को बताना है। जब मनुष्य चलता है तो भूमि पर दबाव क्यों बढ़ता है अपेक्षाकृत कि जब वह खड़ा होता है? तो बच्चों यहाँ पे पहला है जिसके अंदर हमें विद्युत परिपथ का चित्र बनाना है। यानी एक तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस वाला हो गया, एक माइनस। ये हमारी क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर बैटरी है, या हम इसको सेल भी कह सकते हैं। जब बहुत सारे सेल को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारी बैटरी कहलाता है। अगला बच्चों, जब मनुष्य चलता है तो एक समय पर उसका एक ही पैर भूमि पर होता है। इसके कारण मनुष्य के भार का बल भूमि के छोटे से क्षेत्र पर लगता है और भूमि पर अत्यधिक बल उत्पन्न होता है। दूसरी ओर जब मनुष्य खड़ा होता है तो दोनों पैर भूमि पर होते हैं। इसके कारण मनुष्य के भार बल भूमि के क्षेत्र पर बल लगता है, भूमि का दाब कम होने लगता है। अथवा का सवाल है, गलित सोडियम क्लोराइड विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है? समझाइए। प्रयोगशाला द्वारा समझाइए कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान बल डालता है। आवश्यक चित्र भी इसका बनाना है। ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड भी आयनिक रूप में, परंतु ये आयंस N+ यानी ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं तथा एक दूसरे को बंधित करते हैं। NaCl गलित अवस्था में होता है तो सोडियम पे प्लस क्लोरीन पे माइनस आयंस के मध्य आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है तथा आयंस गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ये आयंस विद्युत का चालन करते हैं। प्रयोग, हम एक बेलनाकार बर्तन लेंगे। बर्तन ऐसा हो जिसमें सरलता से सुराख किया जा सके। यह प्लास्टिक की खाली बोतल अधिक उपयुक्त होगी। जब हम बोतल के इसके पेंदे के पास समान ऊंचाई पर चारों दिशाओं में 4 सुराख करेंगे। यह ध्यान देना आवश्यक है कि सभी सुराख पेंदे से एक समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरेंगे। हम देखते हैं कि बोतल के चारों ओर सुराखों से निकलने वाली पानी की बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। इससे स्पष्ट है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर भी समान रूप से बल लगाता है। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 8 का साइंस का मॉडल पेपर 2 था उसके बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।